हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 21 दिन का चैलेंज का लास्ट डे है। तो आज इसमें मैं DSSB-PRT का मॉक टेस्ट लगा रही हूँ टेक्स्ट बुक से। तो आज मैंने टेस्ट के लिए टाइम दिया क्योंकि बहुत रिवीजन कर लिया, मैंने बहुत सारी यूनिट पढ़ ली। तो मैं देखना चाहती थी मैं कहाँ तक हूँ। तो मैं आज टेस्ट लगाने आ गई हूँ। और इसमें टेस्ट में बहुत अच्छी बात है, अगर आप लैपटॉप से लगा रहे हो, देखो फ़ोन से वो हम एग्ज़ाम वाला वो नहीं माहौल क्रिएट कर सकते। लेकिन जैसे मैं स्क्रॉल कर रही थी तो वो स्क्रॉल नहीं हो रहा था। उसके लिए जैसे पेपर में माहौल होता है ना कि तुम्हें नीचे क्लिक करके देखना पड़ता है, वैसे क्लिक करने का ऑप्शन आता है। बार बार स्क्रॉल कर रही थी, वो मना कर रहा था कि नहीं ऐसे स्क्रॉल नहीं होगा। तो पूरा एग्ज़ाम वाला माहौल था, तो उससे माइंड सेट रहता है। और इसमें आपको पता होगा DSSB-PRT में जब हम एक सेक्शन करते हैं, 20-20 मार्क्स का एक सेक्शन होता है। अब आप रीजनिंग कर लो तो रीजनिंग के सेक्शन पे दोबारा वापस नहीं जा सकते। सबसे पहले रीजनिंग आता है, फिर GS आता है, फिर मैथ आता है, फिर हिंदी और देन इंग्लिश। तो अगर आपने रीजनिंग सबमिट कर दिया तो आप दोबारा वापस नहीं जा सकते। फिर ऐसे ही साइकोलॉजी के सारे टॉपिक आता है, उनका D2 D1 D2 D3 D4 D5 आता है, तो उन पर भी आप वापस नहीं जा सकते। तो यहाँ मैं अपना टेस्ट लगाने आ गई हूँ, तो आप किसी भी सेक्शन पे वापस नहीं जा सकते। तो आपको स्मार्टली वर्क करना है। वैसे मैं इस पेपर को बताऊँ तो ये पेपर काफ़ी आसान आता है। यहाँ देखो मैंने एक सेक्शन सबमिट कर दिया है, और एक सेक्शन सबमिट करने के बाद अगला सेक्शन GS का आ गया है। और पहला रीजनिंग आता है, रीजनिंग बहुत आसान आई थी, ऐसा नहीं। और पहला पेपर मुझे पर्सनली लगा आसान दे रखा था। और पेपर लगाऊंगी मैं तो मुझे थोड़ा और आइडिया होगा। और आप पेपर ज़रूर लगाना। और पता है NIOS से बहुत क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन NIOS से डायरेक्ट थे। मैं बाद में किसी दिन इस पेपर का एनालाइज भी कर दूंगी कहाँ से किस टॉपिक से आए थे। अगर देखो आपके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता और किसी भी चीज़ में आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, तो आपको क्या करना है, आपको 5 चीज़ करनी है जो मैं भी फॉलो कर रही हूँ। एक तो सबसे पहले अपने जो पास्ट अचीवमेंट है, आपने अपनी लाइफ में कुछ तो किया होगा। अब जैसे डिमोटिवेशन होता है, सबको होता है डिमोटिवेशन, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती। आपने पास्ट में कोई तो अचीवमेंट हो गया आपकी, शायद आपने किसी क्लास में टॉप किया हो, किसी स्कूल में टॉप किया हो, आपने फर्स्ट टाइम में CTET क्वालिफाई किया हो, जो भी किया हो, कुछ तो अच्छा किया होगा। उसको एक डायरी पे नोट करो और अपने स्ट्रगल टाइम में उस चीज़ को हमेशा याद रखना। उससे क्या होगा, आपको एक बूस्टअप मिलेगा कि तुम जब कर सकते थे तो अब भी कर सकते हो। वो तुम वही इंसान हो, बस आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन क्या हो गया क्योंकि टाइम बीत गया है। तो उस चीज़ को तुम, ऐसा नहीं है तुम बदल गए हो, तुम मेहनत करोगे तो कभी भी हो जाएगा। जैसे मैं सोचती हूँ कि नहीं मैंने जब एग्ज़ाम निकाल लिया तो अब भी पॉसिबल है। तो ऐसे मैं सोचती हूँ, अपने पास्ट अचीवमेंट को हमेशा ध्यान रखो, अपने मन में रखो। किसी और से गुणगान नहीं करना कि हमने वो किया था वो किया था। अपने मन में रखो कि हमने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, हम जब कर सकते हैं तो जब हो सकता है हमारी कुछ गलत मिस्टेक रह गई हो, तो आप अपनी पास्ट अचीवमेंट को ज़रूर से ज़रूर, किसी ने कुछ तो अपनी लाइफ में अच्छा किया ही होगा, किसी स्कूल में टॉप, किसी क्लास में फर्स्ट आए हो, या XYZ कुछ भी किया हो, तो उस अचीवमेंट को ध्यान रखो। वो आपको बूस्टअप देगा आपको सक्सेसफुल होने में। सेकंड, किसी भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लो कि उस नंबर में उस सब्जेक्ट में आपके नंबर बिल्कुल ना कटें। जैसे मेरा टारगेट CDP पे और मैथ पे है। और मैथ होती है तो मैथ और रीजनिंग थोड़ा बहुत ही मेहनत होता है, रीजनिंग में थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है क्योंकि CDP 100 मार्क्स की आती है। तो मेरा टारगेट CDP है कि CDP में कहीं से क्वेश्चन ना कटे। 100 में से अगर मेरे 75+ भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। उसके लिए मैं NIOS कर रही हूँ। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लो। अगर आप किसी भी चीज़ में एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने लगेगा अपने क्वालिटी में। क्योंकि जब आप एक चीज़ को महारत हासिल कर ले उसे बाकी सब्जेक्टों से सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। सबसे महारत हासिल कैसे करनी है, आपको सबसे ज़्यादा उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा उसमें बेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में महारत, एक क्या मैं तो 2 सब्जेक्ट बोलूँगी, किसी भी 2 या 3 सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लो जिनमें आपको नंबर ही ना कटें। एक में और बाकी सब में आप एवरेज भी हो तो काम चल जाएगा। अगर बाकी सब में तुम्हारे एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं ठीक है, तो आपको 2-3 सब्जेक्ट में, अगर 2 सब्जेक्ट भी मान लो, मेरा तो 2 सब्जेक्ट का टारगेट है, हिंदी क्योंकि सबकी ठीक होती है। मेरा तो CDP और मैथ हो जाएगी तो रीजनिंग भी साइमल्टेनियसली ठीक हो जाएगी। और रीजनिंग ठीक और हिंदी सबकी ठीक होती है। अगर आप ऐसे करके सोचोगे कि एक सब्जेक्ट में पूरा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट के पीछे नहीं भाग सकते। आप ऐसे सोचोगे आपको भीड़ से अलग हो जाओगे। आप अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचानो कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, और अपने आप को उस सब्जेक्ट को बाकी सारे सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। जैसे मैं CDP को सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ क्योंकि वो 100 नंबर की आएगी। और देखो मैंने 506 ब्लॉक भी कर लिया, मैंने 507 ब्लॉक भी कर लिया, और 502 भी मैं अब दोबारा करूँगी क्योंकि मैंने उसके नोट्स नहीं बना रखे। तो अब ये करो, ये 2 पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट है जो मतलब मुझे
गलती करने से मत डरो। बहुत लोग होता है हम तो फेल हो जाएंगे, फेलियर से मत डरो। गलती होना स्वाभाविक है, गलती होती ही उसी के साथ है जो जो कोई काम कर रहा हो। अगर आप गलती कर रहे हो तो आप, इसका मतलब है आप उन गलतियों से आपको एक्सपीरियंस भी जरूर मिलेगा। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, जो मुझे आता है वो तो मैं कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता उसे मैं डेफिनेटली सीख लूँगा। अगर ऐसा आपका माइंडसेट है तो आप गलती बहुत कुछ सिखाती है। गलती होना गलत नहीं, गलती बार बार रिपीट होना गलत है। गलतियों से सीखते तो हम, कोई एग्जाम निकाला उससे सीखे। जैसे मेरा भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं सीख रही हूँ कि मेरी कहाँ पे गलती हुई जो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो गलतियाँ हमें सिखाती हो ना, ये मत रोना कि हमसे तो गलती हो गई। फोर्थ पॉइंट हो गया कि मेहनत कर एक और जैसे तो मेहनत करने से कभी मत डरो। और फोर्थ पॉइंट हो गया कि अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, आपको किसी भी चीज़ में कम है, तो उसे जब तक करते रहो जब तक यह वो आपकी ताकत ना बन जाए। कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, उसे जब तक प्रैक्टिस करो जब तक वो आपकी ताकत ना बन जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो। महात्मा गांधी ने भी कहा है, पहले वो तुम पे ध्यान नहीं देंगे, फिर वो तुम पे हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ेंगे, और तुम उस समय जीत जाओगे। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को करने के लिए जिस सब्जेक्ट में वीक हो, जैसे पहले मुझे लगता था कि मैं इतनी अच्छी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मैं अच्छे से बोल नहीं पाती, लेकिन मैं उस चीज़ पर वर्क कर रही हूँ धीरे धीरे। ऐसा नहीं है मैं बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, मैं धीरे धीरे वर्क कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ को सुधारूँ। और इसी का ये रीज़न था कि मैंने एक चैनल बनाया जिससे मुझे पता चल जाए कि मैं किस लहजे में बात कर रही हूँ। और मेरा कोई रीज़न नहीं था कोई चैनल बनाने का, क्योंकि मुझे पढ़ाई के साथ चैनल मेंटेन करने में टाइम लगता है, मुझे 1 या 2 घंटे से डेली देने पड़ते हैं, तो वो टाइम इसमें जाता है। लेकिन वो सिर्फ मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इसलिए दिया है। यहाँ ये मैं टेस्ट है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लगाए थे, आप देख सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट है कि किसी भी पेपर के बिना तैयारी करे पेपर देने मत जाना। बिना तैयारी के किसी भी उसमें मत लड़ना। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी लूज ना हो। अगर तुम हार भी जाओ तो तुम्हारे मन में गिल्ट ना रहे कि तुम हार गए। तो इतनी तैयारी जरूर करके किसी भी फील्ड में जाना। अगर आप ये सब, अब ये मैं रियलिस्टिक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कोई बुक पढ़ो, किसी कोर्स की तैयारी करो, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो, एक हर सेक्शन वो देना पड़ता है, लिखा होगा सेक्शन सबमिट, तो हर सेक्शन कंप्लीट करना पड़ता है, और सारे सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अगला सेक्शन खुलता है। ऐसे नहीं खुलता यहाँ पे कोई भी सेक्शन। मैं डिसिप्लिन 1 डिसिप्लिन 2 कर रही हूँ, इसमें मैं फ़ोन ले आई थी कि मैं आपको भी दिखा सकूँ स्क्रीन पे अपना रोक के। मैं इंग्लिश में सीडीपी करती हूँ, क्योंकि हिंदी में ना, मैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता मैं उसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं इंग्लिश में ही दूँ, क्योंकि हिंदी में सीडीपी पढ़ना बहुत हार्ड है। अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सीडीपी तो इंग्लिश में ही करना, क्योंकि हिंदी में नहीं होने की। हिंदी में बहुत चीज़ें हार्ड हैं, हिंदी में आप समझ ही नहीं पाओगे वो क्या कहना चाह रहा। कुछ मैं हिंदी में देती हूँ, कुछ इंग्लिश में करती हूँ, सारे टॉपिक में पढ़ती हूँ। यहाँ मेरा टाइम चल रहा है, मैं 33 सेकंड लेफ्ट बचे हैं, और मेरा डिसिप्लिन D3 D4 D5 D3 कर रही हूँ मैं, D4 D5 भी बच रहा है, क्योंकि मैं तो रीजनिंग थोड़े आसान आए थे तो उनमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, और हिंदी काफ़ी आसान आई थी। आप पहला पेपर लगाओगे तो काफ़ी पेपर मुझे आसान लगा, और मैं NIOS कर रही हूँ तो मुझे सीडीपी भी समझ में आने लगी है बहुत। मेरी थिंकिंग ऐसी बन गई है कि हाँ, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। वो अनुसार शिक्षक नहीं, अधिगम के हानिकारक है। हाँ, जैसे क्वेश्चन है एनसीएफ के अनुसार भय किसमें होता है, जो बच्चों के लिए हानिकारक होगा उसमें भय होगा। किसी तरह वस्तु नहीं। ये क्वेश्चन अपने आप से पढ़ती भी हूँ, मैं थोड़ा बोल बोल के पढ़ रही हूँ। मूल्यांकन है लाइव बोर्ड विशेषज्ञ सतत एवं व्यापक कॉम्प्रीहेंड। आमतौर पर प्रश्नों में 20%, कुछ मेरा ऐसा नहीं है सारे ठीक हुए, कुछ गलत हुए, क्योंकि हम सारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। तो आपको भी टेस्ट लगाने से फियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस कराता है। और इसमें का सेक्शन कंप्लीट हो गया, मैं उसे वापस नहीं, अगर मेरे पे समय भी था तो भी मैं वापस नहीं जा सकती थी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने। पहले लग रहा था सारा कंप्लीट हो जाए, वो टॉपिक छूट ना जाए, तो जो आता है वो फटाफट फटाफट कर लो। तो यहाँ मैंने फाइनली अपना पूरा पेपर सबमिट कर दिया है, तो आप मेरे मार्क्स देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। मेरे 200 में से 150 मार्क्स बने हैं।
मैं इसे अच्छा स्कोर कहूँगी, मतलब, लेकिन इससे भी और अच्छा आ सकता था क्योंकि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मुझे सिटिंग अरेंजमेंट के नहीं आते थे। उत्तर पूर्व में कोई बैठा है मुझे समझ में ही नहीं आते, और ये मेरे सारे नंबर हैं 150 मार्क्स है मेरे 200 में से। और एनआईओएस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, मैं इसका एनालाइज करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे कॉपी में नोट्स बने हुए रखे हुए हैं कि ये लाइन यहाँ से उठा के दे दी। बिल्कुल एनआईओएस इतने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करके पूरा इस पेपर को एनालाइज करके, अगर आप कहोगे तो मैं पूरा पेपर एनालाइज करके दिखा दूंगी, लेकिन मेरा कोई स्टडी व्लॉग है, मेरा कोई पढ़ाने वाला चैनल नहीं है, तो इसलिए मैं एनालाइज करती नहीं हूँ। अगर कहोगे तो मैं बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन कौन से ब्लॉक के कौन से सेक्शन से है। उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, मुझे बहुत सामान लाना था, और मार्केट में ना बहुत भीड़ लग रही है क्योंकि करवा चौथ है, तो करवा चौथ में मेहंदी लग रही है, कब कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इतना पूरा मार्केट ऐसा सज रही है दुल्हन की तरह, क्योंकि एक तो फेस्टिवल है, 2 दिन बाद करवा चौथ है, तो पूरी मार्केट सजी हुई है। तो आप भी टेस्ट लगाने से मत डरो। और सीटीपी सिर्फ एनआईओएस से आपका भला कर सकता है। मैंने तो 3 ही एनआईओएस पढ़ा है, अभी तो मुझे कंप्लीट करना है, जब जाके मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अगर मैं सारे कर लूँगी तो और भी अच्छे आ जाएंगे। अभी तो मेरे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए, इंग्लिश के काफ़ी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए। तो अगर मैं, ऐसा नहीं मेरी तैयारी नहीं है, मैं इससे पहले एसएससी के काफ़ी बार एग्जाम दे चुकी हूँ, प्री भी क्लियर होते बट फाइनल नहीं हुआ। केवीएस का ऐसा नहीं है मैं एक दिन की तैयारी है, मैंने केवीएस भी निकाल रखा है। तो अभी मैं सोचा मैंने 20 या 25 दिन तैयारी करके इतने सारे नंबर आ गए, नहीं, तैयारी हमारी सालों की होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप 6 महीने तैयारी करोगे तो सब हो जाएगा। ये मैं अपने लिए लेके आई थी, मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।